क्योंकि चीन जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सपना चीन को दूसरा सोवियत संघ बनाना है जो ध्वस्त हो जाए। तो चीनी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और आपका समाज मजबूत हो। चीनियों ने एहतियातन हमला किया, एक रोकथाम नीति के खिलाफ कि चीन भी संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत सम्मान करता है। दशकों से एक प्रतिद्वंद्वी से निपटने वाली महाशक्ति के लिए सामान्य रणनीति रोकथाम थी। विचार सरल था, प्रतिद्वंद्वी को घेरें, अपने व्यापार को प्रतिबंधित करें और उनके कमजोर होने और अंततः ढहने की प्रतीक्षा। इस दृष्टिकोण ने सोवियत संघ के खिलाफ काम किया, जो अंततः 1991 में टूट गया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर उसी पुरानी रणनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनुभवी राजनयिक किशोर मापुबानी के अनुसार यह दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा तो है। आपने अभी कहा कि अमेरिका के पास चीन के संबंध में कोई रणनीति नहीं है। चलो दूसरी तरफ चलते हैं। चीनियों के बारे में कैसे? क्या उनके पास अमेरिका से निपटने में कोई बड़ी रणनीति खैर, है? कमजोर पार्टी के रूप में अगर उनके पास कोई रणनीति नहीं होती तो वे गहरी मुसीबत में पड़ते। मुझे लगता है कि जरूरत से बाहर उनके पास एक रणनीति होनी चाहिए, और उनके पास एक है। उदाहरण के लिए, वे खुद से स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को सफलतापूर्वक क्यों हराया? मुझे कहना होगा, एक देश जिसने सोवियत संघ के पतन का दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक सावधानी से अध्ययन किया है, वह चीन क्योंकि चीन जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सपना चीन को दूसरा सोवियत संघ बनाना है जो ध्वस्त हो जाए। तो चीन पतन को कैसे रोकता है? पहला बिंदु, बाहरी दबावों के कारण सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ। यह आंतरिक कमजोरियों के कारण ढह गया, और इसलिए चीन को एहसास होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जीवित रहूं, मेरे पास एक बहुत मजबूत गतिशील अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और वैसे एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक जॉर्ज कैनन थे, जिन्होंने कहा था कि 1949 में, बहुत पहले, उन्होंने कहा था, दिन के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतियोगिता का परिणाम हमारे हथियारों और सैनिकों और अन्य सभी पर निर्भर नहीं करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा समाज अंदर से अधिक आध्यात्मिक जीवंतता है, मजबूत है। और इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का समाज सोवियत संघ के समाज की तुलना में कहीं अधिक गतिशील था। संयुक्त राज्य अमेरिका फला फूला, सोवियत संघ का पतन हो गया। इसलिए चीनी जानते हैं कि पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और आपका समाज मजबूत है। यही कारण है कि वे अपने लोगों को बड़े पैमाने पर शिक्षित कर रहे हैं। सोवियत संघ के पतन से चीनियों ने जो दूसरी बात सीखी वह यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सफल हुआ क्योंकि वह सोवियत संघ के बहुत से पड़ोसियों को रोकथाम नीति में शामिल करने में कामयाब रहा। हर जगह पश्चिमी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, है ना, सोवियत संघ के दोनों छोर। तो चीनियों ने क्या किया? चीनियों ने एहतियातन हमला किया, यह सुनिश्चित करके एक रोकथाम नीति के खिलाफ कि उसके पड़ोसी चीनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है और हम आसियान नामक संगठन का हिस्सा हैं। और आसियान की शुरुआत एक अमेरिकी समर्थक संगठन के रूप में हुई थी। वास्तव में जब 8 अगस्त को आसियान का गठन किया गया था तो 967 अगस्त को सोवियत संघ और चीन दोनों ने आसियान के निर्माण की निंदा की थी। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि भले ही आसियान अमेरिका समर्थक, पश्चिम समर्थक था और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर किसी के साथ हमारी लंबी बातचीत, हमारे किसी भी पश्चिमी मित्र ने आसियान के लिए मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव नहीं रखा। आसियान के लिए मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव करने वाला पहला देश
2001 में चीन और था। उस चीन आसियान समझौते का प्रभाव अभूतपूर्व था, क्योंकि वर्ष 2000 में और तभी चीन ने मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आसियान का व्यापार 135 अरब डॉलर था और चीन के साथ हमारा व्यापार केवल 40 अरब डॉलर था। तो अमेरिकी व्यापार, आप जानते हैं, 3.5 गुना से अधिक था आसियान के साथ चीन का व्यापार था। लेकिन मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप 2022 तक भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आसियान का व्यापार 135 डॉलर से बढ़कर 450 डॉलर से 500 डॉलर हो गया है, जो 3 गुना से अधिक की वृद्धि है। आसियान के साथ चीन का व्यापार 40 अरब डॉलर से चला गया 975 अरब डॉलर तक, लगभग $1 ट्रिलियन 2022 में, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संबंध। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आसियान अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के खिलाफ एक रोकथाम नीति में शामिल हो सके। दाएं, यह पागलपन है। तो इस तरह यह चीनी रणनीति का हिस्सा है और मैंने बहुत जल्दी एक तीसरे का उल्लेख किया। आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपनाएं कि चीन ने बुनियादी ढांचे के सभी कोनों में निर्माण शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है? दुनिया का हर देश कहता है, ओह, यह बुनियादी ढांचा अच्छा है। मुझे चीनी तेज ट्रेनों की जरूरत है, मुझे चीनी राजमार्गों की आवश्यकता है। और फिर क्या आप एक रोकथाम नीति में शामिल होंगे? आप नहीं करेंगे तो इससे आपको पता चलता है कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से एक बड़ी रणनीति तैयार की है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता सकता हूं कि चीन भी संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत सम्मान करता है। वे समझते हैं कि एक शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका एक उल्लेखनीय शक्ति है और इसलिए उनकी चुनौतियां इस सारी रणनीति के साथ भी वे इस बात को कम नहीं आंक सकते कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंततः क्या कर सकता है। महबूबानी बताते हैं कि अमेरिका चीन को नहीं रोक पाने का पहला कारण यह है कि चीन ने 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। किसी देश की असली शक्ति उसकी सेना से नहीं आती है, यह उसके समाज से आती है। सोवियत संघ ने बाहरी अतिविस्तार की गलती की। उन्होंने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20% सेना पर खर्च किया, जबकि उनके नागरिक रोटी में खड़े थे। चीन ने ठीक इसके विपरीत किया। पिछले 40 वर्षों से चीन आंतरिक विकास के प्रति जुनूनी है। विदेशों में युद्ध शुरू करने के बजाय उन्होंने घर में गरीबी के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इसे 2 एथलीटों की तरह सोचें। सोवियत संघ एथलीट था जो स्टेरॉयड ले लिया, बड़ा लग रहा है, लेकिन एक असफल दिल और कमजोर हड्डियां। चीन वह एथलीट है जिसने अपने आहार को बेहतर बनाने, अपने कोर को मजबूत करने और उत्पादकता के एक विशाल इंजन का निर्माण करने में दशकों बिताए। 800 मिलियन लोगों को मध्यम वर्ग में उठाकर चीन ने एक सामाजिक ढाल बनाया। जब हर साल लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है तो देश अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो जाता है। आप एक ऐसे देश को नहीं रोक सकते जो अंदर से बाहर इतनी गति के साथ बढ़ रहा है। पुराने शीत युद्ध में दुनिया 2 अलग अलग द्वीपों में विभाजित थी। यदि आप अमेरिकी द्वीप पर रहते हैं तो आपने सोवियत द्वीप से कुछ भी नहीं खरीदा। इससे अमेरिका के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को अलग थलग करना आसान हो गया। अच्छे तरीके से चीन ने एक विचारधारा फैलाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक आपूर्ति श्रृंखला फैलाने की कोशिश की। आज चीन 120 से अधिक देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आइए संख्याओं को देखें कि दुनिया कितनी बदल गई है। वर्ष 2000 में अमेरिका दुनिया के 80% के लिए प्रमुख व्यापारी था। 2026 तक चीन ने दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक और यहां तक कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के लगभग हर कोने में उस स्थिति को पीछे छोड़ दिया है। महबूबानी एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य बता। यदि अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील या यहां तक कि जर्मनी जैसे देश को चीन को नियंत्रित करने के लिए कहता है, तो वे अनिवार्य रूप से उन देशों को आर्थिक आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। आप अपने सबसे अच्छे ग्राहक को शामिल नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते जो आपके फोन, आपकी कारों और आपके बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। जब अमेरिका चीन को रोकने के लिए एक क्लब बनाने की कोशिश करता है तो ज्यादातर देश विनम्रता से इनकार करते हैं या दोनों पक्षों से खेलते हैं। उनके पास खेल में बहुत अधिक त्वचा है। चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के लिए खुद को अपरिहार्य बना दिया है। जबकि अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में मध्य पूर्व के युद्धों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं, चीन ने अपना पैसा बहुत अलग चीज पर खर्च किया है। कंक्रीट, स्टील और फाइबर ऑप्टिक्स। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना। महबूबानी का तर्क है कि यह रोकथाम के ताबूत में अंतिम कील है। चीन भौतिक रूप से दुनिया को अपने साथ जोड़ रहा है। वे पाकिस्तान में बंदरगाह, अफ्रीका में रेलवे और मध्य पूर्व में 5G नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विकासशील राष्ट्र हैं।
अमेरिका आपको मूल्य और व्याख्यान प्रदान करता है। चीन आपको एक हाई स्पीड रेलवे और एक नया बिजली संयंत्र प्रदान करता है। आज आपके नागरिकों को कौन सा खाने में मदद करता है? 21वीं सदी की भौतिक नींव का निर्माण करके चीन यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक व्यापार का भविष्य बीजिंग के माध्यम से प्रवाहित होगा, न कि इसके आसपास। बेल्ट एंड रोड सिर्फ सड़कों के बारे में नहीं, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका किस प्रतिबंध या रोकथाम नीतियों को स्ट्रीम करता है, चीन के पास हमेशा दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए 1000 अन्य दरवाजे खुले होंगे। किशोर महबूबानी जिस दुनिया का वर्णन करते हैं वह है जहां पुराने नियम अब लागू नहीं होंगे। अमेरिका एक वैश्वीकृत दुनिया को नेविगेट करने के लिए शीत युद्ध के नक्शे का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। चीन टैंकों के साथ दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है। वे टैंकरों, माल से भरे मालवाहक जहाज़ों के साथ दुनिया जीत रहे हैं, जिनकी सभी को जरूरत है। उन्होंने अपने लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने वैश्विक व्यापार में महारत हासिल की है और उन्होंने दुनिया के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के उदय को रोक सकता है? महबूबानी स्पिन साइटों से पता चलता है कि ट्रेन पहले ही स्टेशन से निकल चुकी है। आप उस देश को नहीं रोक सकते जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन बन गया है। असली सवाल यह नहीं है कि चीन को कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि अमेरिका सहित दुनिया एक विशाल के साथ रहना और फलना फूलना कैसे सीख सकती है, जो आखिरकार जाग गया। क्या आप प्रोफेसर किशोर महबूबानी से सहमत हैं? अपने विचार साझा करें और नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद है तो लाइक बटन दबाएं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना समर्थन दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।